नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा, उत्तराखंड में निवेश को बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पिछले 20 सालों में राज्य सरकारों ने बिना अनुमति के खर्च किए 47,000 करोड़ रुपए। करोड़ों खर्च के बाद भी अधूरी पड़ी है कई परियोजनाएं। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बयान से सियासी गलियारों में चर्चाएं। सतपाल महाराज पर साधा निशाना। सिंचाई विभाग में बताया सबसे बड़ा घोटाला। और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू मरीज। ग्राउंड जीरो पर उतरकर स्वास्थ्य सचिव ने डेंगू की रोकथाम को लेकर आम जनता का लिया फीडबैक। अधिकारियों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत निवेश के लिए विभागों द्वारा जिन परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है उनकी समीक्षा की। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए विभागों में बनी पॉलिसी को लेकर और बेहतर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिसी को लेकर जो सुझाव मिल रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए और संशोधन किया जाए और प्रस्ताव भी लाए जाए। सीएम ने अधिकारियों को साफ अल्फाजों में कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता उत्तराखंड में निवेश को बढ़ाना है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख के ऐलान के बाद से ही सत्र की अवधि को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और सत्र के दौरान भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कम अवधि को लेकर सवाल उठाया। ऐसे में आखिर विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर क्या नियम है और क्या नियमों का पालन किया गया है, इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सत्र की कम अवधि पर सवाल, नियमों की अनदेखी पर विपक्ष का बवाल। 1 साल में 60 दिन चलना चाहिए सत्र, लेकिन 2 साल में मात्र 12 दिन चला सत्र। सत्ता पक्ष पर हमलावर हुआ विपक्ष। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस सत्र की अवधि को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सड़क से सदन तक विपक्ष ने कम अवधि को मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया। ऐसे में नियमों का भी हवाला दिया जा रहा है। जो विधानसभा की कार्यवाही को लेकर नियम तय किए गए हैं, उसका पालन उत्तराखंड में नहीं किया जा रहा है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार धीरे धीरे सत्र की अवधि को कम करने पर आ गई है। पिछले 2 सालों में मात्र 12 दिन ही सदन की कार्यवाही चली है, जिसकी वजह से जनता के मुद्दों को विधायक सदन में नहीं उठा पाते हैं। अगर 3 उपवेशन होते हैं, आय विभाग है, आपका सप्लीमेंट्री बजट है या अन्य सत्र बुलाया जा रहा है, तो 60 दिन की अवधि कम से कम 1 वर्ष में सत्र चलाने की होनी चाहिए और मात्र 12 दिन 2 वर्ष में 12 दिन ही हाउस चल पाया है। विपक्ष के इन आरोपों में कहीं न कहीं दम नजर आ रहा है कि उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के आयोजन की अवधि में कमी आई है। वहीं सरकार का कहना है कि सरकार के पास बिजनेस की कमी होने की वजह से सत्र की अवधि कम हो रही है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी का कहना है कि सरकार यदि बिजनेस ज्यादा तय करती है तो सत्र ज्यादा दिनों तक चलता है, लेकिन जब बिजनेस कम होता है तो सत्र कम दिन तक ही चलता है। जो हमारे पास बिजनेस है उसके मुताबिक हमने जो कार्यमंत्रणा समिति में विषय रखा, उसी के अनुसार सदन की कार्रवाई संचालित है। और ये भी मैंने उस दिन आग्रह किया था, यदि उसके बावजूद कोई बिजनेस रहता है, कोई विषय रहता है, तो अध्यक्ष विधानसभा का विवेक है, यदि सदन बढ़ाने की वो अनुमति देते हैं। अभी हम टारगेट पे तो नहीं है, बिजनेस भी होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट करती हूँ, हर सत्र के बाद या पहले करती हूँ। बिजनेस लाएंगी सरकार तो निश्चित तौर पे हम चलाएंगे। तो बिजनेस पर डिपेंड करता है, छोटा स्टेट है, हो सकता है इतना बिजनेस ना हो, इस वजह से। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र कम समय के लिए आयोजित होने को लेकर जहां विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष बिजनेस कम होने का हवाला दे रही है। तो वहीं सरकार विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर सत्र की अवधि को बढ़ाए जाने की बात कह रही है।
लेकिन ये बात सच है कि उत्तराखंड विधानसभा में सत्र की अवधि कम होने से जनता के मुद्दों पर चर्चा कम हो पाती है। साथ ही विधायकों के द्वारा जो सवाल लगाए जाते हैं वो भी सदन में उन्हें जवाब के रूप में मंत्रियों के द्वारा नहीं मिल पाते। इसीलिए इस बात पर सरकार को मंथन कर सत्र की अवधि को बढ़ाने पर चर्चा करनी चाहिए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 20 सालों में राज्य सरकारों ने बिना अनुमति के 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए और करोड़ों खर्च करने के बाद भी राज्य में कई परियोजनाएं आज भी अधूरी पड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कहां खर्च किया 47,000 करोड़ का बजट। राज्य सरकारों पर उठ रहे सवाल, कौन देगा करोड़ों के खर्च का हिसाब। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड सरकारों ने विधानसभा की मंजूरी के बिना 47,758 करोड़ का बजट खर्च कर दिया। दरअसल मानसून सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के पटल पर भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले 20 सालों में उत्तराखंड सरकारों ने 47,000 करोड़ का बजट बगैर अनुमति के खर्च कर दिया है। इस रिपोर्ट में राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय लेखों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में सरकारों ने साल 2005 से लेकर साल 2022 तक 47,758 करोड़ का बजट खर्च किया गया है और तो और सरकारों ने विधानसभा से नियमित कराए बगैर ही करोड़ों का बजट खर्च किया है। दरअसल सरकार की ओर से खर्च किए जाने वाले बजट को विधानसभा से पास कराना होता है। तय समय से ज्यादा खर्च होने की सूरत में उसे बाद में रेगुलराइज कराना होता है। विधानमंडल की इच्छा के बिना 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। कैग ने इसे विधानसभा के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन माना है। सरकारों ने नियमों के खिलाफ जाकर करोड़ों का खर्च किया है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी राज्य में कई परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाई। लोक निर्माण विभाग की 75 परियोजनाएं आज भी अधूरी पड़ी है। लोक निर्माण विभाग की 509 करोड़ 66 लाख की 75 परियोजनाओं पर पिछले 6 सालों में 357 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन 75 परियोजनाओं में से एक भी परियोजना आज तक पूरी नहीं हो पाई। पिछले 3 सालों से 1,390 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नदारद है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के विभागीय अधिकारियों ने ये पत्र महालेखाकार को नहीं दिए। कैग ने इसे धनराशि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा माना है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में अन्य हिमालय राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम बजट खर्च किया गया है। कैग की रिपोर्ट में जो ये खुलासे हुए हैं वाकई चौंकाने वाले हैं। पिछले 20 सालों में राज्य में करोड़ों का खर्च किया गया, मगर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये रही कि करोड़ों का खर्च करने के बाद भी राज्य की कई परियोजनाएं और कई विकास कार्य आज भी अधूरे पड़े हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। इन दिनों उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सदन में विधायक अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्या को सदन में उठा रहे हैं, लेकिन खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार अलग ही अंदाज में नजर आए हैं, आक्रोशित भी नजर आए हैं। सदन के भीतर उमेश कुमार ने अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक की पोल खोल कर रख दी। ये रिपोर्ट देखिए। सदन में विधायक उमेश कुमार का फूटा गुस्सा। अधिकारियों को कहे, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारियों से लेकर मंत्रियों का चिट्ठा खोल डाला। गंभीरता से जांच करा दी जाए तो बहुत सारे लोग जेल में चले जाएंगे। सिंचाई विभाग में बताया सबसे बड़ा घोटाला। सिंचाई विभाग में जितना घोटाला इतना किसी विभाग में नहीं है। मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर साधा निशाना। हमें पंगु बना के रख दिया है। इस्तीफा ले लीजिए ना हमसे, हमें कह दीजिए कि आप इस्तीफा दे दो। हम तो बहुमत की सरकार है, हम स्वयं चला लेंगे, चलाइए ना। अधिकारियों को कहे, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मंत्रियों को बोले, मंत्री सुनने को तैयार नहीं है। किसे कहे, अगर इस सदन में नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे हम? 4 वहां पर भाजपा इकट्ठे हो जाते हैं, वो आसपास से घेर लेते हैं, किसी स्थानीय किसान से मिलने नहीं देते, किसी व्यक्ति से बात नहीं करने देते, स्थानीय विधायक से बात नहीं करने देते। अगर स्थानीय विधायक इनके पास जाकर खड़ा हो जाए तो उसको धुतकारने की स्थिति में आ जाते हैं। ये है खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, जो सदन के भीतर अपने क्षेत्र की समस्याओं को और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम कर रहे थे, लेकिन एकाएक इनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि सदन के भीतर ही अधिकारियों और मंत्रियों को लपेटे में ले लिया
और एक एक कर पोल खोलते चले गए। दरअसल इन दिनों उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में सत्र के दूसरे दिन जब विधायकों को सदन में अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने का मौका मिला, तब विधायक उमेश कुमार ने अधिकारियों की मनमानी और मंत्रियों की कार्यप्रणाली को निशाने पर ले लिया। गुस्से में आग बबूला विधायक उमेश कुमार ने इस दौरान सतपाल महाराज को भी लपेटे में लिया और ये बता डाला कि अब तक सबसे ज्यादा और बड़ा घोटाला सिंचाई विभाग में हुआ है। सुनिए। जब से इस राज्य का गठन हुआ है तब से आज तक सिंचाई विभाग में जितना घोटाला है इतना किसी विभाग में नहीं है। बरसात के आने से पहले यहाँ तटबंध बनाए जाते हैं, यहाँ पर पुश्ते लगाए जाते हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य किए जाते हैं और बरसात जाने के बाद उन्हें यह दिखा दिया जाता है कि ये तो बह गए। सबसे आसान है, इसकी कोई जांच नहीं हो सकती, इसकी कोई पड़ताल नहीं हो सकती, आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। माननीय अध्यक्षा जी, अगर इसकी गंभीरता से जांच करा दी जाए तो बहुत सारे लोग जेल में चले जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि क्या आप मेरे साथ चलकर मुझे दिखाएंगे कि ये 22 करोड़ के पुश्ते बने कहां हैं? क्या आप मुझे चलकर दिखाएंगे कि खानपुर विधानसभा के जो नदियों के तटबंध हैं उन पर आपने क्या काम किया है? माननीय मंत्री जी दौरे पर आए थे, मैं ये जानना चाहता हूं इतनी गाड़ियों के काफिले के साथ इन्होंने क्या एक बार भी स्थानीय विधायक को यह बुलाकर पूछा कि आपकी पीड़ा क्या है, आपके लोगों की पीड़ा क्या है? 4 वहां पर भाजपा इकट्ठे हो जाते हैं, वो आसपास से घेर लेते हैं, किसी स्थानीय किसान से मिलने नहीं देते, किसी व्यक्ति से बात नहीं करने देते, स्थानीय विधायक से बात नहीं करने देते। अगर स्थानीय विधायक इनके पास जाकर खड़ा हो जाए तो उसको धुतकारने की स्थिति में आ जाते हैं। यह स्थिति मेरी नहीं है, यह स्थिति सदन के हर विपक्ष के उस व्यक्ति की है जो सदन में बैठा है। इनके दिल से पूछिए, हर विधानसभा क्षेत्र में यह स्थिति है कि अगर मंत्री आएंगे तो उन्हें वहां के स्थानीय नेता उनकी पार्टी के घेर लेंगे, विधायक को कोई पूछने को तैयार नहीं है। उमेश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायकों के साथ भेदभाव किया जाता है, जो सरकार में नहीं है उनकी अनदेखी की जाती है, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। क्या हम विधायक नहीं है, हम इस सदन के सदस्य नहीं है? हम अपनी पीड़ा किसको बताएं जाकर, किसके सामने अपनी बात रखें? हो सकता है बहुत सारे सदस्य हैं अपनी बात नहीं रखते होंगे, अपनी पीड़ा नहीं रखते होंगे। अगर आप सरकार में नहीं है तो आप धुतकारे जाएंगे? क्या हम चुनकर नहीं आए हैं? क्या हमें जनता ने चुनकर नहीं भेजा है? या हम ईवीएम में गड़बड़ी करके आ रहे हैं? अधिकारियों को कहे, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मंत्रियों को बोले, मंत्री सुनने को तैयार नहीं है। किसे कहे? अगर इस सदन में नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कहां? जाएंगे तो कहां जाएंगे हम? अधिकारियों को हमारे सर पर चढ़ाकर बिठा दिया है। आज आपने स्वयं इस पर आदेश दिया है कि आप फोन करेंगे, वो आपको आपके नाम से बुलाएंगे। बताइए क्या बात हो गई? फोन नहीं उठाएंगे, 10 बार आप फोन करेंगे तब जाकर फोन उठाएंगे। सत्र की अवधि को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाने का काम किया। ऐसे में सदन के भीतर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का गुस्सा सदन की अवधि को लेकर भी फूटा और पूछ डाला कि हम अपनी समस्या कहां और किसे कहें। 6 महीने में एक बार सदन आता है, 3 दिन सदन चलाने देने को सरकार तैयार नहीं है। हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, बोले तो कहां बोले? हमें पंगु बना के रख दिया है। इस्तीफा ले लीजिए नाम से, हमें कह दीजिए कि आप इस्तीफा दे दो, हम तो बहुमत की सरकार है, हम स्वयं चला लेंगे, चलाइए ना। लॉलीपॉप थमा देते हैं हाथ में, जिस मंत्री को काम बोले वो लॉलीपॉप थमा देता है हाथ में। हमारे घर का काम है, अपने घर का काम लेकर आ रहे हैं, हम जनता का काम लेकर आ रहे हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सदन के भीतर विधायक उमेश कुमार का ये आक्रोश, गुस्सा लाजमी भी है, क्योंकि जनता विधायकों को चुनती है ताकि क्षेत्र में कामकाज करवाए जा सके। लेकिन जब क्षेत्र में काम न हो तो जनता मायूस नजर आती है। हालांकि ये निर्भर करता है कि विधायक की मंशा क्या है, क्या वो क्षेत्र में कामकाज करवाना चाहता है या नहीं। और बात यदि खानपुर विधायक उमेश कुमार की करें तो लगभग वो जनता के बीच में ही नजर आते रहे हैं। आपदा के दौरान भी जनता के बीच उनकी उपस्थिति देखी गई। ऐसे में मंत्रियों, अधिकारियों की तरफ से उन्हें सहयोग न मिलना भी पीड़ादायी है। इन्हीं तमाम मुद्दों को वो सदन में रखते नजर आए। बहरहाल देखना होगा कि विधायक उमेश कुमार के इस अंदाज से क्या अधिकारियों या मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर फर्क पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत हिमाचल और उत्तराखंड के लिए 1164 करोड़ की अतिरिक्त आवंटन को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके लिए सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा उत्तराखंड के विकास कार्यों को बढ़ाने पर पूरा योगदान रहता है। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विशेष कृपा उत्तराखंड राज्य पर रही है। वो हमेशा उत्तराखंड राज्य को तवज्जो देते हैं और यहाँ के विकास कार्यों को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान उनका रहता है। अभी उनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य और हिमाचल राज्य को 1164 करोड़ रुपए का जो पूर्व में जो धनराशि थी उसको अलॉटमेंट किया गया है औद्योगिक पैकेज के लिए, जो 17 और 21 में 22 में जो औद्योगिक पैकेज के लिए राज्यों में काम हुआ है, नए उद्योग पंजीकरण हुए हैं, उनका स्थापन का काम हुआ है। इन सारे विषयों को लेकर 1164 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। उत्तराखंड में भी इंडिया बनाम भारत को लेकर घमासान शुरू है। पक्ष विपक्ष के नेता बयानों के जरिए एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अब कांग्रेस नेता रंजीत रावत ने केंद्र सरकार को घेरते हुए इंडिया बनाम भारत पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र की कई योजनाओं का जिक्र किया जिसमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। रंजीत ने केंद्र से पूछा, क्या देश में दोबारा नोटबंदी देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे हर नोट पर भारत के साथ इंडिया शब्द भी शामिल है। इतना दोगलापन राजनीति में आज तक देखने को नहीं मिला। जिस सरकार ने नारा दिया मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, शाइनिंग इंडिया और पता नहीं क्या क्या, आज वो कहते हैं कि इंडिया शब्द को बदला जाएगा। तो क्या एक नोटबंदी और होगी? हमारे हर रुपये पर लिखा हुआ है इंडिया, तो क्या एक नोटबंदी के लिए देश और तैयार रहे? देश की आर्थिकी और बर्बाद करेंगे ये। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर लॉन्च किया है। आने वाले 3 महीनों में यूथ कांग्रेस राज्य में भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। हालांकि यात्रा को लेकर तारीख तय नहीं की गई है। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने बताया कि इस यात्रा में क्विज कंपटीशन, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटी और इसके साथ ही स्पीक अप फॉर भारत जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। शिवी चौहान ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल होने जा रहा है। ऐसे में यूथ कांग्रेस उत्तराखंड में मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आज भारत जोड़ो यात्रा को 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। पिछले साल आज ही के दिन भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने किया था। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उस यात्रा को उन्होंने पैदल पूरा किया और उस यात्रा में विभिन्न पड़ाव आए, विभिन्न परिस्थितियाँ आई, फिर भी हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी सब कठिनाइयों को पार करते हुए उस यात्रा में एक मोहब्बत का संदेश देते हुए, मोहब्बत का पैगाम देते हुए उस यात्रा को कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेके गए और साथ ही साथ उस यात्रा का फर्क पूरे हिंदुस्तान में दिखने लगा। देश की राजधानी दिल्ली में हो रही G20 बैठक का असर केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। केदारनाथ यात्रा में सर्विस देने में लगी तमाम हेली सेवाओं को फिलहाल 11 सितंबर तक के लिए रोका गया है। बता दें कि इन हेली सेवाओं का इस्तेमाल G20 बैठक के लिए किया जा रहा है, जिसमें नेताओं को दिल्ली पहुंचाया जाएगा। हाँ, इस तरह की चर्चा आई तो मैंने कंफर्म किया। इसमें पता चला कि वहाँ जितने भी हेलीकॉप्टर है केदारनाथ के लिए वो सब जो है हायर कर लिए गए वहाँ G20 को देखते हुए। तो इस तरह से 7 तारीख से 11 तक और केदारनाथ के लिए कोई भी हेली सेवा अब उपलब्ध नहीं है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर गली मोहल्ले में जाकर लोगों से बातचीत की और डेंगू को लेकर होने वाली फॉगिंग और बीमारी के दौरान अस्पतालों में मिल रहे उपचार पर अपडेट लिया। स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नालियों की सफाई और घरों में पानी जमा न होने को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि डेंगू की रोकथाम को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। देखिए, डेंगू मैनेजमेंट में प्रिवेंशन का बहुत अहम रोल है और प्रिवेंशन में जो हमारा सोर्स रिडक्शन है और जो फॉगिंग इत्यादि की एक्टिविटीज़ है, लार्विसाइडल एक्टिविटीज़ है जो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर करता है, इसकी बहुत अहम रोल है। तो इसी के मद्देनज़र जो है यहाँ पे जिन जिन जगहों पे हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इन एरियाज़ पे डेंगू का प्रेवलेंस ज़्यादा है,
उन एरियाज़ में जो सोर्स रिडक्शन और फॉगिंग की कार्रवाई करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर पुलिस ने चारधाम यात्रा के लिए फर्जी हेली सेवाओं की 43 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। एसटीएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करने वाली 43 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के साथ ही लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया है। इसके अलावा 1 दर्जन बैंक खातों और 3 दर्जन मोबाइल अकाउंट को भी बंद किया गया है। इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारी होने के साथ ही 2 लोगों को नोटिस भी भेजा जा चुका है। वर्षों का जो अनुभव रहा था कि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती थी कि फर्जी वेबसाइट्स बन जाती थी चारधाम और विशेषकर जो केदारनाथ यात्रा के लिए हेली बुकिंग के लिए, जबकि ऑफिशियली जो गवर्नमेंट की तरफ से इस बार IRCTC को से अनुबंध किया गया था। IRCTC के माध्यम से ही केदारनाथ के हेली टिकट्स की बुकिंग की जा रही थी। तो इसमें संज्ञान लेते हुए हमने प्रिवेंटिव एक्शन के तहत 43 वेबसाइट्स को ऐसी 43 वेबसाइट्स को बंद कराया है जो कि क्लेम कर रहे थे कि वो केदारनाथ के लिए हेली सर्विसेज का टिकट उपलब्ध करा देंगे। तो ये सारी फर्जी वेबसाइट्स थी और कहीं ना कहीं सैकड़ों लोग इनके संपर्क में आकर और अपना जो धन था उसको इनके साथ में धोखाधड़ी हो सकती थी, तो उसको बचाया गया है और 43 वेबसाइट्स को बंद कराया गया है। राजधानी देहरादून के प्रेमनगर में युवती के साथ थेरेपी के नाम पर छेड़छाड़ की गई है। पुलिस के मुताबिक युवती को साइनस की समस्या थी। युवती घर के पास मौजूद महर्षि पतंजलि योग्य एवं चिकित्सा केंद्र में थेरेपी के लिए जाती थी। शुरुआत में महिलाओं द्वारा थेरेपी दी गई, लेकिन कुछ वक्त बाद थेरेपी सेंटर के संचालक और एक अन्य डॉक्टर ने युवती को थेरेपी दी। उसी दौरान युवती को नशीली पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। बता दें कि मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसका साथी अब भी फरार बताया जा रहा है। प्रेमनगर में एक युवती द्वारा शिकायत की गई है, जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया कि वो जहाँ प्रेमनगर में पीजी में रहती थी उसी के नीचे एक आयुर्वेदिक सेंटर चलता था और वहाँ पर उसके द्वारा साइनस की समस्या के कारण थेरेपी लेने का जो है स्टार्ट किया गया। लेकिन थेरेपी में शुरुआत में महिलाओं द्वारा थेरेपी दी जाती थी, लेकिन उसके पश्चात जो ओनर हैं उसके द्वारा थेरेपी दी गई और उस थेरेपी के दौरान ही छेड़छाड़ की गई थी। इसके अतिरिक्त दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है 376, 511 और 354 में। इसके अलावा अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और एक्यूज्ड की अरेस्टिंग की। वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टाइगर की 2 खाल और हड्डियों के साथ 3 शातिर वन्य जीव तस्कर को बाजपुर से गिरफ्तार किया है। तस्कर फिल्मी स्टाइल में हाईवे में ट्रक चलाकर वन्य जीव अंगों की तस्करी करते थे। एसटीएफ एसएसपी ने बताया कि आरोपी काफी वक्त से वन्य जीव के अंगों की तस्करी कर रहे थे। आरोपी टाइगर की खाल और हड्डी को काशीपुर से लाए थे, जिसे बेचने के लिए रुद्रपुर ले जा रहे थे। जैसे मैंने बताया, अभी इससे पूछताछ की जा रही है। कल शाम को इनको गैंग को पकड़ा गया है। इन्होंने कुछ बातें हमसे कुछ इंटरोगेशन में जानकारियां आई हैं, लेकिन उन सभी को तस्दीक किया जाना शेष है। जैसे ही वो चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई भी की जाएगी और डिटेल में भी पता चल पाएगा कि कहाँ पर इनका शिकार किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा, उत्तराखंड में निवेश को बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पिछले 20 सालों में राज्य सरकारों ने बिना अनुमति के खर्च किए 47,000 करोड़ रुपए। करोड़ों खर्च के बाद भी अधूरी पड़ी है कई परियोजनाएं। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बयान से सियासी गलियारों में चर्चाएं। सतपाल महाराज पर साधा निशाना। सिंचाई विभाग में बताया सबसे बड़ा घोटाला। और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू मरीज। ग्राउंड जीरो पर उतरकर स्वास्थ्य सचिव ने डेंगू की रोकथाम को लेकर आम जनता का लिया फीडबैक। अधिकारियों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश।